बच्चों, आज हम लोग देखने वाले इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा पार्ट। हम लोग इस पार्ट में देखेंगे ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। बस इतना ही देखना है और कुछ नहीं। हाँ, बीच में रेसिस्टिविटी भी देख लेंगे बिकॉज रेसिस्टेंस का ही पार्ट है। याद है ना, 10th क्लास का लेक्चर है। तो ये ओम्स लॉ होता क्या है, इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं क्या है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये वर्ड पे आप ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा जा रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब कि जब भी ये हम लोग देख रहे हैं उस टाइम का जो टेम्परेचर है, हमारा एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए, या फिर जहां पर ये किया जा रहा है उस सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब अगर 40 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है तो 40 पे ही हो, 80 पे हो रहा है तो 80 पे ही हो, 40 से 50 ना हो जाए या 40 से 30 ना हो जाए, मतलब जो है वही रहे। तो ऐसा टेम्परेचर पे ध्यान से आगे देखिएगा, दी करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड्स। क्या मतलब हुआ इसका कि करंट जो ही कंडक्टर के द्वारा फ्लो कर रहा है वो उतना ज्यादा हो जाएगा जितना पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग बढ़ाएंगे। पहले तो एक कंडक्टर बनाते हैं, लेट्स मेक अ कंडक्टर। ये एक कंडक्टर हो गया, कंडक्टर ओके। इसमें मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉन वगैरह ओके, इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है आपको मालूम होगा, इससे पहले हम लोग देख चुके करंट होता क्या है। व्हाट इज करंट, कोई पूछे व्हाट इज करंट तो क्या बोलेंगे, दी स्ट्रेट लाइन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट, या फिर आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं दी फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। वही चीज है। अब ये जो करंट है ना हमारा, ये बढ़ते जाएगा जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा करंट भी हमारा बढ़ते जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस याद होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, पीडी, जिसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता था, मालूम होगा। एक बार फिर से बता दे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। दो तरीका है, पहले वो सिलेबस वाला तरीका समझाते हैं क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। आपको याद होगा, अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस, ध्यान से देखिएगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लाने में जितना वर्क किए उस वर्क को उस चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि बात यहां पर यह हो रहा था, कितना वर्क लगा एक जगह से दूसरे जगह चार्ज को लाने में, उस वर्क को, अब भैया चार्ज कौन था, जो भी चार्ज था उसी वर्क को उससे डिवाइड कर देंगे, वी गॉट आवर पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो सिलेबस वाला हुआ, बट समझेंगे फील कैसे आया पोटेंशियल डिफरेंस का। चलो जस्ट इमेजिन ये हमारा एक बीकर है, बकेट मान लेते हैं, लेट लेट ये बकेट ऐसा मान लेते हैं, ये दूसरा बकेट हो गया ओके। इसमें ना यहां तक पानी भरा हुआ है, यहां तक पानी भरा हुआ है, और हम लोग ना ऐसा करते हैं, इसमें ऐसे कनेक्शन कर देते हैं यहां से यहां तक में। अब ध्यान से बताइएगा, ये यहां तक फुल है। अब क्या होगा आगे आपको खुद पता है, क्योंकि ये पूरा फुल है और ये है ही नहीं, ये खाली है, एम्प्टी है। तो पानी क्या होगा, धीरे से इधर से आते 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 यहां तक आएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे ही ये वाला और ये वाला एक इक्वल हाइट पे आ जाएगा, एक इक्वल हाइट पे आने का मतलब जितना हाइट पे इसमें पानी उतना हाइट पे इतना आएगा, बराबर हो जाता है, पता होगा। उसके बाद फ्लो रुक जाएगा, उसके बाद क्या होगा, फ्लो रुक जाएगा। तो वो जो चीज हम बता रहे थे ना, अब फिर क्या करेंगे समझ में आया कि जब इसमें पानी नहीं था, इसमें फुल पानी था तो पानी आया, लेकिन एक लेवल पे आने के बाद पानी रुकना जाना बंद हो गया। फिर क्या किया, इसको थोड़ा हाइट पे रख दिया, इसको क्या किया, थोड़ा हाइट पे रख दिया। जैसे इसको हाइट पे रखे फिर पानी जाने लगा। यहां पर बात आ रहा था हाइट का, डिफरेंस का, कितना डिफरेंस है पानी का। स्टार्टिंग में इसमें पानी नहीं था, इसमें पानी ज्यादा था, मतलब डिफरेंस तो था ना, क्योंकि इसके पास बहुत पानी है, इसीलिए उसको इक्वल किया, डिफरेंस को इक्वल किया। जैसे इसको हाइट प्रोवाइड करेंगे, अब ये मान लीजिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो हाइट के कारण क्या होगा ना कि पानी अब यहाँ से है और उसका यहीं पर है, तो इतना दूर का जो डिफरेंस दिख रहा है ना आपको हाइट का, इसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे डिफरेंस इन दी वाटर लेवल। तो उसी तरीका से करंट का भी डिफरेंस होता है, जैसे जैसे पानी का हाइट बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट फ्लो होना है ना ज्यादा होता जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंस, इसको ऐसे समझ लीजिएगा। तो वही बात हो रहा था यहाँ पर ओम्स लॉ में कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। यानी कि पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट।
करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक बात ध्यान से हमको बताइए, ये प्रोपोर्शनैलिटी इसको हटा देते हैं, ये जो भी हमारा प्रोपोर्शनैलिटी का जो सिंबल है इसको हटाएंगे। जैसे ये सिंबल हटेगा पता क्या आएगा, एक वर्ड आ जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं आर, एक टर्म है आर, करंट को आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला, पीडी को हटा दे, नहीं रहने दो, पीडी इक्वल टू आर आई, पीडी इक्वल टू आर आई। अब ये पीडी इक्वल टू आर आई क्या है, पीडी इक्वल टू आर आई, आर हो गया आपको रेसिस्टेंस, क्या है समझाएंगे, आई हमारा करंट, आई क्या हमारा करंट, तो पीडी तो पता है आपको, पीडी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, आई क्या आपका करंट, ये आर जो है ना ये क्या रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस को भी समझाएंगे, डोंट वरी। अभी फिलहाल आपको जो याद होना चाहिए ओम्स लॉ में बस इतना कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे पोटेंशियल डिफरेंस का बढ़ाने से करंट भी बढ़ता है। जैसे जैसे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा वैसे वैसे हमारा करंट भी जो है ना वो भी घटेगा। मतलब एक बढ़ा दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटा दूसरा भी घटेगा, इसी को ओम्स लॉ बोलते हैं। तो याद रखिएगा हरदम, एक बार फिर रिपीट कर दे, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। सो तो पोटेंशियल ओम्स लॉ समझ में आ गया। अब हम लोग रेसिस्टेंस को देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं रेसिस्टेंस का डेफिनेशन। समझ से ऐसा कोई मतलब नहीं है, जरूरी नहीं है, बट दो देखिए हम लोग रेसिस्टेंस को दो डेफिनेशन से समझने का कोशिश करेंगे। पहला तो मैथमेटिकली ये क्या है, देन एक्चुअली ये क्या है। तो मैथमेटिकली पहले जान लेते हैं ये क्या है। मैथमेटिकली हम क्या बोल सकते हैं, एक बार आप खुद देखिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, आर आई इक्वल टू पी डी, ऑब्वियसली वी कैन राइट लाइक दैट आल्सो। फिर ये जो आर है और ये जो पी डी है, अब ये आई आर के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में था तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो कुछ दिख रहा है आपको, बोलेगा हाँ। मैथ के अनुसार, मैथ के अकॉर्डिंग अगर आप इसको देखें तो आप क्या बोलिएगा, रेसिस्टेंस इज नथिंग बट रेशियो बिटवीन, resistance is nothing but ratio between potential difference, potential and current। को पूछे रेसिस्टेंस क्या है मैथमेटिकली तो आप क्या बोलिएगा, इट इज नथिंग बट द रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होगा उसी को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। ये मैथमेटिकली ये डेफिनेशन हुआ इसका, दिस इज नथिंग बट द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ द रेसिस्टेंस। ये बात याद रखिएगा, मैथमेटिकल डेफिनेशन, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन था भैया। एक्चुअल डेफिनेशन इसका देखेंगे, एक्चुअल डेफिनेशन में कुछ खास नहीं है। एक्चुअल डेफिनेशन में हम क्या ही बोले इसको, एक्चुअल डेफिनेशन में भी अब देखिए, किसी भी कंडक्टर का फ्लो ऑफ करंट को रोकने का जो कैपेसिटी होता है ना उसी को रेसिस्टेंस बोलते हैं। आई रिपीट, द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। यानी कि कोई भी कंडक्टर करंट को बहने से रोकता है तो उसमें रेसिस्टेंस है। यानी कि वही बात लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, इट इज द property of conductor to oppose the flow of current through it। मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर का तो कि अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को। वही बात यहां लिखा हुआ है, दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन। ये मैथमेटिकली था, ये एक्चुअल डेफिनेशन। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी है जो कि अपोज कर रहा है किसको, तो फ्लो ऑफ करंट को। करंट उधर से आ रहा है, करंट क्या होता था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उधर से आ रहा है, इसको बोलेंगे ठहरिए,
आप नहीं जा सकते। तो ये क्यों नहीं जा सकते, तो आई डोंट नो, बट नहीं जा सकते। तो ये जो प्रॉपर्टी था कंडक्टर का, जो कि इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, इसी को रेसिस्टेंस बोलते हैं। आई होप अब आपका दिमाग में जा चुका है रेसिस्टेंस क्या होता है। अब इसका कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं रेसिस्टेंस के बारे में। वैसे हम देख चुके हैं इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन और एक्चुअल डेफिनेशन दोनों देख चुके हैं। वही बात ऊपर में लिखा हुआ है, कुछ खास नहीं है। एक और बात कि इसका जो एसआई यूनिट होता है ना, हाँ रेसिस्टेंस का भी ऐसा यूनिट होता है। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है ओम। क्या होता है, ओम। ऐसा दिखता है आपको, ऐसे करके वो आपको हेडफोन जैसा दिख रहा होगा, बट यही है, इसी को ओम बोलते हैं। अपने नाम पे रखने का आदत है लोग, क्या करिएगा, तो वही बात है। तो ओम रख दिया और सिंबल ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, रेसिस्टेंस जो होता है ना, रेसिस्टेंस यानी कि कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ये जो है ना किस पे डिपेंड करता है, कोई ना कोई चीज पे डिपेंड कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है किसका, कंडक्टर का। तो डिपेंड किस पे करेगा, कंडक्टर वगैरह पे। चलिए देखते हैं। तो फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड, किस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो पहला जो फैक्टर है वो है हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी वायर है तो वायर कितना लंबा है उस पे डिपेंड करेगा। वायर जितना लंबा होगा रेसिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। यानी कि रेसिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर का क्या है, तो रेसिस्टेंस जिसको आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, लेंथ ऑफ कंडक्टर का, एलओसी का। लेंथ ऑफ कंडक्टर का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। याद रखिएगा, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ कंडक्टर। यानी कि अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर मान लीजिए वायर इतना ठोका है, ये वायर मान लीजिए इतना ठोका, एक वायर है इतना ही छोटा, एक वायर है बहुत लंबा इतना बड़ा, ओके। तो रेसिस्टेंस कहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, या यहाँ पे, R1 R2 R3। दिमाग लगा के बोलिए कहां पर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। ऑब्वियसली क्योंकि लेंथ ऑफ रेसिस्टेंस जो है या लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है वो ज्यादा होने पे रेसिस्टेंस भी ज्यादा होता है, क्योंकि लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। मतलब अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर यहाँ ज्यादा, फिर यहाँ, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर यहाँ पर ज्यादा तो रेसिस्टेंस भी यहीं पर ज्यादा होगा। यानी कि अगर हम लोग बात कर ले तो सबसे ज्यादा R3, फिर होगा हमारा R1, फिर होगा हमारा R2। देख लीजिए सबसे बड़ा R3 था, फिर हमारा R1 था, फिर हमारा R2 था। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, R3 पे होगा। क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है वो रेसिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई होप समझ में आ गया होगा। सेकेंड जो फैक्टर है जिसपे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर क्या होता है, कोई भी वायर हो तो वायर का वो एरिया जो ऐसे देखने पर दिखता हो, ये दिख रहा है आपको, ये इसको मान लीजिए कंडक्टर है, इमेजिन जस्ट ये कंडक्टर है, ठीक है। इसका ये वाला जो पोर्शन होता है ना, इसी को बोलते हैं, ये वाला आपको एक बार कलर करके दिखा दे, ये जो पोर्शन होता है ना इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि वो जो कंडक्टर है वो कितना मोटा है कितना पतला है उस पर डिपेंड करता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब उसका जो मोटापा होता है ना वो कंडक्टर का, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से रेसिस्टेंस कम होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। ये बात याद रखिएगा। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का बात कर ले, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। इसका बढ़ने से रेसिस्टेंस कम होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगेगा तब। तो ये याद रखिएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा रेसिस्टेंस कम होगा। मतलब कि अगर ये बढ़ा तो रेसिस्टेंस कम होगा, या अगर ये कम हुआ तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे इमेजिन कीजिए कि इसका क्रॉस सेक्शन ये है, एक कंडक्टर क्रॉस सेक्शन ये है, एक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन ये है। यहाँ मान लीजिए R1 होगा, यहाँ पे होगा R2, यहाँ होगा R3। कहाँ पर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, तो याद होगा आपको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो रेसिस्टेंस कम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो रेसिस्टेंस कम। तो आपको ये दिख रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब कि ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ना कंडक्टर का, उसका हम बात कर रहे हैं कितना मोटा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब वो जो कंडक्टर का मोटापा होता है ना उसके बारे में बात करें। तो जितना ज्यादा मोटा तार उतना कम रेसिस्टेंस, जितना ज्यादा मोटा तार उतना कम रेसिस्टेंस। तो सबसे मोटा कौन है, ये है, तो यहाँ रेसिस्टेंस सबसे कम होगा। सबसे पतला कौन है, ये है, तो यहाँ रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। तो रेसिस्टेंस R1 में सबसे ज्यादा होगा,
फिर होगा R2 में, फिर होगा R3 में। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला। तीसरा है टेम्परेचर। तीसरा किस पे? टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना बढ़ेगा रेसिस्टेंस भी उतना बढ़ेगा। टेम्परेचर जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? रेसिस्टेंस का। जितना ज्यादा टेम्परेचर रेसिस्टेंस भी उतना ज्यादा। टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस भी बढ़ता है, ये बात याद रखिएगा। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। क्लियर? नेक्स्ट और लास्ट फैक्टर जिसपे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है वो है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल कंडक्टर। यानी कि कोई भी कंडक्टर वो क्या चीज से बना हुआ? हो सकता है कंडक्टर सिल्वर का हो सकता है कंडक्टर कॉपर का हो सकता है कंडक्टर एल्युमिनियम का हो सकता है कंडक्टर आयरन का हो। तो कौन सा मटेरियल से बना हुआ है कंडक्टर, इस पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि इन सभी में से जिसका भी एग्जांपल हम लिए, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, इन सभी में से सबसे बेहतरीन कंडक्टर कोई है तो वो है सिल्वर। क्यों? क्योंकि सिल्वर के पास सबसे कम रेसिस्टेंस होता है। आया समझ में? तो सिल्वर इज द बेस्ट मेटल अकॉर्डिंग टू दी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के बेसिस पर सिल्वर सबसे बेस्ट है। इससे बढ़िया कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इतना ज्यादा कंडक्शन दिखाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मेरा इसका क्या मतलब है कि नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। जितना बेहतरीन मटेरियल उतना बेहतरीन उसका कंडक्टिविटी और उतना कम रेसिस्टेंस। सिंपल सी बात है, जितना बेहतरीन मटेरियल उतना बेहतरीन कंडक्टिविटी उतना कम उसका रेसिस्टेंस। कंडक्टिविटी ज्यादा होगा रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। तो यही वो चार फैक्टर्स है जिससे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। एक बार फिर से बता दें, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ने से, ये देखिए लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ने से रेसिस्टेंस भी बढ़ता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर घटने से रेसिस्टेंस भी घटता है। दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का मोटापा का बात कर रहे हैं, वो मोटापा जितना ज्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना कम होगा। सिंपल सी बात है। अब बात कर ले हम लोग टेम्परेचर का। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा रेसिस्टेंस, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा रेसिस्टेंस। टेम्परेचर का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस। ओके, फिर बाद में लास्ट में आता है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। कौन सा मटेरियल से हमारे कंडक्टर बना हुआ है, जैसा मटेरियल वैसा उसका काम। जैसे सिल्वर हम बताए बेस्ट होता है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं रेसिस्टिविटी क्या होता है। रेसिस्टिविटी आपको मन में लग रहा होगा है रेसिस्टेंस तो पढ़ ली, अब ये नया चीज क्या आ गया? डोंट वरी, ये भी बेसिक ही चीज है, एक बार पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं क्या हो। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ध्यान से देखिएगा, वहां पर क्या देखे थे? रेसिस्टेंस में क्या देखे थे? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। वो रेसिस्टेंस जो है वो कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, बट रेसिस्टिविटी जो है वो कंडक्टर का मटेरियल का प्रॉपर्टी है। कंडक्टर का लेंथ पे, एरिया पे डिपेंड कर रहा था रेसिस्टेंस, बट ये उसका मटेरियल पे डिपेंड करेगा। आ रहा है समझ? ये इंपॉर्टेंट है। रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस इज द दिमाग लगाइए, रेसिस्टेंस इज व्हाट? रेसिस्टिविटी क्या है? रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, बट रेसिस्टिविटी पूछे क्या बोलिएगा? रेसिस्टिविटी इज द गुड क्या जल्दी जल्दी प्रॉपर्टी किसका? मटेरियल ऑफ कंडक्टर का। ये इंपॉर्टेंट बात है। रेसिस्टेंस इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, रेसिस्टेंस को ओम बोलते थे, ओम से रिप्रेजेंट करते थे, उसका ऐसा यूनिट ओम था, बट इसका जो ऐसा यूनिट है वो ओम मीटर है। बस मीटर लगा दीजिएगा, बात खत्म। ये ऐसा कुछ दिखेगा ओम मीटर बोलेंगे, इसका ऐसा यूनिट क्या? ओम मीटर, खत्म। रेसिस्टेंस को नॉर्मली आर से रिप्रेजेंट करते थे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्या? जिससे रॉ से, तो क्या बोलेंगे? रॉ। ऐसा पी जैसा दिखता है तो रॉ बोलेंगे, रॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट्स अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर। वही बात है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, रेसिस्टेंस चार चीज पे डिपेंड किया था ना, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर, एंड लास्ट में क्या चीज पे? नेचर ऑफ मटेरियल। बट रेसिस्टिविटी मात्र दो चीज पे डिपेंड करेगा। क्यों भैया? ये तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है ना, मटेरियल का प्रॉपर्टी है, तो मटेरियल को घंटा फर्क पड़ता है उसका लेंथ से। कंडक्टर का लेंथ से या उसका एरिया क्रॉस सेक्शन से क्या फर्क पड़ेगा? रेसिस्टिविटी को। क्यों? क्योंकि रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, नॉट द कंडक्टर। कंडक्टर का प्रॉपर्टी ये थोड़ी है, ये तो उसका मटेरियल का प्रॉपर्टी है। और मटेरियल का प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर सकता है? टेम्परेचर पे कर सकता है या वही मटेरियल पे कर सकता है। तो वही बात है।
ये सिर्फ दो चीज पे डिपेंड करेगा, एक टेम्परेचर, किस टेम्परेचर में बात कर रहे हैं हम लोग, दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल। तो आई होप समझ में आ गया होगा रेसिस्टिविटी रॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग यहाँ से ड्रॉ करने वाले रेसिस्टेंस का एक फॉर्मूला। हम लोग को क्या पता था रेसिस्टेंस के बारे में कि रेसिस्टेंस किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ का। यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। फिर रेसिस्टेंस जो है हमारा वो क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, ये बात सही है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन कंबाइन कर लेंगे। जैसे दोनों को कंबाइन करेंगे तो पता है क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एल अपॉन ए, एल बाय ए, सॉरी इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ पर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा ना, ठीक है। तो आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अब जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, तो यहाँ पर एक आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो कि हमारा रेसिस्टिविटी एल अपॉन ए। वैसे ये एल की जगह हम लोग अपना नॉर्मल कैपिटल वाला एल यूज करेंगे ना, ज्यादा बेहतर लगेगा। ये हो गया, ये एक्चुअल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है। आई होप समझ में आ गया होगा, लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंबाइन कर दिए, तो लेंथ अपॉन एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन, रेसिस्टेंस। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाए, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाए, तो एक कांस्टेंट आया जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो कुछ और नहीं हमारा रेसिस्टिविटी था। क्या था, रेसिस्टिविटी। ये था एक्चुअल फॉर्मूला रेसिस्टेंस का। अब हम लोग को अगर मन किया रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला ड्राइव करने का, आराम से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देख लीजिए, इसको हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते एल अपॉन ए इक्वल टू आर, मतलब इसको इधर कर दिए, कुछ ऐसा दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा हम करते हैं, ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, अरे बोल कैसे सकते हैं, तो वीडियो रिकॉर्डेड देख रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये ए जो है वो रॉ के साथ डिवाइड फॉर्म में, ऑब्वियसली डिवाइड फॉर्म में, तो ये इस साइड आएगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई किसके साथ, यहाँ पर आर के साथ। अब ये एल जो है इसके साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में, डिवाइड में आ जाएगा इस साइड, बिल्कुल आएगा। ये जो फॉर्मूला निकल के आया क्या, आर इंटू ए अपॉन एल, यही हुआ रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला। ये क्या हुआ, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला। याद रखिएगा, कोई पूछे रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है तो क्या बोलेगा, आर इंटू ए अपॉन एल। क्या बोलेगा, आर इंटू ए अपॉन एल। आर क्या है यहाँ पर, आर हो गया रेसिस्टेंस, ए क्या है यहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन, एल क्या है यहाँ पर लेंथ। ये बात हम कहाँ लिख दे, यहाँ पर लिख देते हैं दूसरा मार्कर से। ओके, आर क्या है, रेसिस्टेंस, एल क्या है, लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए क्या है यहाँ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो ये है फॉर्मूला आपका रेसिस्टिविटी का, ये है फॉर्मूला आपका रेसिस्टेंस का। इससे पहले भी एक रेसिस्टेंस का फॉर्मूला देख चुके हैं। आई होप आपको ओम्स लॉ समझ में आया होगा, रेसिस्टेंस क्या होता है वो समझ में आया होगा। उसके बाद आपको उसका फैक्टर समझ में आएगा, फिर रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, वो क्या है, इसका ऐसा यूनिट कौन सा फॉर्मूला है। कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन कर लेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पे। किस पे बढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन ही तो इंपॉर्टेंट है ना, न्यूमेरिकल तो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन ऑन ओम्स लॉ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, The current flowing through a wire is 5 ampere when a voltage of 15 volt is applied. Across it, calculate the resistance of the wire. यानी कि एक वायर है, इस वायर के द्वारा करंट पास हो रहा है, करंट यानी कि आई कितना, 5 एम्पेयर का, और वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का बात कर रहा है, वो भी दे दिया 15 वोल्ट का। हमको कैलकुलेट करना है रेसिस्टेंस, इस वायर का रेसिस्टेंस क्या है, इस वायर का क्या कैलकुलेट करना है, रेसिस्टेंस। तो फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ लगाएंगे ना, क्यों लगाएंगे ओम्स लॉ, क्योंकि हमको याद है कि पी हमारा यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पीडी की बात कर ले, पोटेंशियल डिफरेंस
करंट और रेसिस्टेंस ये तीनों एक जगह ही दिखता है, वो है ओम्स लॉ। क्या था जल्दी से याद करिएगा हमको जल्दी से। हाँ, आर इज इक्वल टू क्या था, आई बाय वी। आर इज इक्वल टू क्या था, सॉरी वी बाय था, आई भी नहीं था, वी बाय आई था, वी बाय आई था। ये फॉर्मूला था, यही था ना हमारा, याद है कि भूल गए? अरे वही वी इज इक्वल टू आई आर, यही फॉर्मूला था। इसी में क्या किया हम लोग पता है, इसको ऐसे कर दिए, इस आई को इसके नीचे ले लिया, तो वी अपॉन आई इक्वल टू आर। क्योंकि रेसिस्टेंस निकालना है और ये दोनों हमको दिया हुआ है, आराम से पुट कर देंगे। वोल्टेज कितना था 15, एम्पियर कितना दिया हुआ है 5, 5 से 3 जा यानी कि 3 ओम रेसिस्टेंस होगा। कितना ओम रेसिस्टेंस होगा, 3 ओम रेसिस्टेंस इस वायर के द्वारा हो रहा होगा, क्रिएट हो रहा होगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन ऑन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पे ही ये भी क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस दिया हुआ है और दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। बोल रहा है अ रेसिस्टर ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी, कैलकुलेट द करंट फ्लो थ्रू द रेसिस्टर। मतलब एक बैटरी है, चार कहीं 6 रखते हैं, ओके, इससे एक रेसिस्टर कनेक्टेड है, ओके, और इस रेसिस्टर का 6 ओम वैल्यू है, और बैटरी का वोल्टेज का बात कर ले, पोटेंशियल डिफरेंस का बात कर ले, तो वो कितना है 12 वोल्ट का है। अब यहाँ पे जो रेसिस्टेंस के द्वारा कितना करंट पास हुआ हमको वो निकालना है। ओके, तो ओम्स लॉ यहाँ भी लगेगा। ओम्स लॉ क्या बोलता था, जल्दी बोलिए हमको, ओम्स लॉ क्या था, आर इज इक्वल टू बी अपॉन आई, यही था ना। ये तो बोलेगा रेसिस्टेंस जब चाहिए तब, ये था, एक था ना, वी इज इक्वल टू आई, वी इज इक्वल टू आई आर, पी थोड़ी लगेगा, वी इज इक्वल टू आई आर, एक ये फॉर्मूला था जब वोल्टेज निकालना था। तो अब आई के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जल्दी दिमाग लगाइए, ये आर को इधर कर दीजिए, वी अपॉन आर इज इक्वल टू आई। तो तीन फॉर्मूला, आर चाहिए तो ये लगाइए, वी चाहिए तो ये लगाइए, आई चाहिए तो ये लगाइए। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए आई, क्योंकि देखिए रेसिस्टेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज, करंट चाहिए तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो आई इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस 12 और रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ 6 ओम, 2 क्या चीज, तो एम्पेयर। क्यों एम्पेयर, क्योंकि करंट का यूनिट एम्पेयर में ही आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन ओम्स लॉ। क्या बोलता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एक वायर है जिसके पास रेसिस्टेंस है 8 ओम का, अगर 4 एम्पेयर का करंट पास करा दे उससे, तो पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वोल्टेज कितना होगा वो पूछ रहा है। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, अ वायर हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 8 ओम इफ 4 एम्पेयर करंट इज पासिंग थ्रू द वायर, व्हाट विल बी द वोल्टेज। यानी कि एक वायर है, ठीक है भैया, इसका रेसिस्टेंस दे रखा है हमको 8 ओम, ओके, ये भी सही है, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना है हमको। तो करंट हमको दे रखा है, इसके द्वारा कितना करंट पास हो रहा है, तो 4 एम्पियर का हो रहा है। वोल्टेज बताइए कितना होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालने बोल रहे हैं। ओम्स वाला वैल्यू वो था ना एक फॉर्मूला, इसका जी वो बोला हम, देखिए V इक्वल टू आई आर था। अब हमको चाहिए क्या था, V, ये लगेगा, चलिए लगाते हैं। आई कितना दिया हमको 4 एम्पियर, रेसिस्टेंस कितना 8, 32 वोल्ट है, तो वोल्ट का V, इसीलिए यहाँ पर हम पीडी यूज करते हैं, क्योंकि V से वोल्ट, V से वोल्टेज, इसीलिए पीडी यूज करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 32 वोल्ट। आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, जो क्वेश्चन डायरेक्टली होगा रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस से रिलेटेड। ये तो ओम्स लॉ के बेसिस पर था, किसके बेसिस पर था, ओम्स लॉ के बेसिस पर। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो किस पे होगा, रेसिस्टिविटी पे। इमेजिन कीजिए एक वायर है, इसका जो लेंथ है वो 12 मीटर है, एरिया क्रॉस सेक्शन की बात कर लिए वो भी 5 मीटर स्क्वायर है। कितना, 5 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। अब आपको निकालना, रेसिस्टेंस भी दे देते हैं, रेसिस्टेंस भी दिया है 6 ओम, रेसिस्टिविटी क्या होगा ये निकालिए। याद है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाए थे,
रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता था, जल्दी बोलिए, आर इंटू ए अपॉन एल, यही फॉर्मूला था ना। बोलेगा यस, तो आर लगा दीजिए 6, एरिया का क्रॉस सेक्शन कितना दिया 5, लेंथ कितना दिया 12, कट जाएगा 2 यानी कि 5, यानी कि ये हो जाएगा 2.5 ओम मीटर, 2.5 ओम मीटर। समझ में आया कि फिर समझा दे। एक वायर है जिसका लेंथ है 12 मीटर, इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन मतलब ये कितना मोटा है उसका हम बात कर रहे हैं, वो कितना है 5 मीटर स्क्वायर, और इसका जो रेसिस्टेंस है वो भी हमको पता है कि 6 ओम का रेसिस्टेंस होगा इसका, बहुत से बहुत। इसका आपको बताना है रेसिस्टिविटी, ओ रो निकालना है रेसिस्टिविटी। तो क्या किया, ये फॉर्मूला लगा दिया एंड वी गॉट दी रेसिस्टिविटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसका यूज करते हैं, ओम मीटर में रहता है। एक क्वेश्चन इसका रिवर्स फॉर्म में भी देख लेते हैं कि मान लीजिए रेसिस्टिविटी दिया हुआ है, रेसिस्टेंस चाहिए, उस केस में क्या करेंगे, यही लेंथ है, यही वायर है, यहां से यहां तक कल है, ठीक है। इसका लेंथ इस बार मान लेते हैं 10 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं 6 मीटर स्क्वायर, और इस बार हम ना हम लोग को जो रॉ का वैल्यू है वो दिया है 12 ओम मीटर। आर क्या होगा वो बताइए, वही है, मतलब थोड़ा रिवर्स कर दिया हम लोग। उस टाइम रेसिस्टेंस देके रेसिस्टिविटी पूछ लिए, अभी रेसिस्टिविटी देके रेसिस्टेंस पूछ लेंगे। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए, एल को अच्छा वाला तरीका से रॉ इज इक्वल टू एल अपॉन ए, ये था ना। तो चलिए लगा देते हैं। रेसिस्टिविटी कितना दिया हुआ है 12 इंटू लेंथ कितना दिया है 10, एरिया कितना दिया हुआ है 6, 6 से कट गया, ठीक है ना सब कुछ ठीक है। 2 बार में 20 ओम रेसिस्टेंस, कितना निकला रेसिस्टेंस 20 ओम रेसिस्टेंस निकल के आया इस वायर का। आई होप इस तरह का क्वेश्चन आप लोग भी अब कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्ट का टाइप। ऑब्जेक्ट यानी कि देखिए हमारे इर्द गिर्द जो भी चीजें, जैसे कि ये बोर्ड हो गया, ये ब्लैक हो गया, ये मेरा शर्ट हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट की बात कर ले, ये हो गया, तो जो भी ऑब्जेक्ट है इसको 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करेंगे। किसके बेसिस पे, तो रेसिस्टिविटी के बेसिस पर। ओके, तो रेसिस्टिविटी के बेसिस पर ऑब्जेक्ट को हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक कंडक्टर, दूसरा सेमी कंडक्टर, तीसरा इंसुलेटर। कंडक्टर किसको बोलेंगे, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर रेसिस्टिविटी होता है, रेसिस्टिविटी मतलब उस ऑब्जेक्ट का मटेरियल का एक प्रॉपर्टी जो कि करंट को फ्लो ना करने दे, इसी को बोलते थे रेसिस्टिविटी, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथ में एक और प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि मतलब हेल्प करता है। अगर रेसिस्टिविटी रोक रहा है तो एक और होगा, इसको कंडक्टिविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कौन बढ़ाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ाएगा उसके अंदर का फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन बढ़ाता है, उसके अंदर का फ्री इलेक्ट्रॉन। जिस भी ऑब्जेक्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होता है उस ऑब्जेक्ट में कंडक्शन उतना स्पीड में होता है। जिस ऑब्जेक्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन जितना कम होगा उसके अंदर कंडक्शन उतना कम होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट में रेसिस्टिविटी भी होता है, कंडक्टिविटी भी होता है। रेसिस्टिविटी जो अपोज करेगा करंट का फ्लो को, कंडक्टिविटी जो कि हेल्प करेगा। कंडक्टिविटी किसके कारण होगा, कंडक्टिविटी होगा आपको फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। तो कंडक्टर क्या होता है, सबको पता है, कंडक्टर यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो कंडक्शन करे, जो इलेक्ट्रिसिटी को आराम से पास होने दो। यानी कि कंडक्टर के अंदर क्या होता है, कंडक्टर के अंदर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है कंपेयर टू रेसिस्टिविटी। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो कंपेयर टू रेसिस्टिविटी, उसे हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। सेमी कंडक्टर क्या होता है, ऐसा जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है और रेसिस्टिविटी जो है वो दोनों इक्वल अमाउंट में है, इक्वल अमाउंट में। इसीलिए ना थोड़ा कंडक्शन होता है, थोड़ा कंडक्शन नहीं होता। थोड़ा कंडक्शन होता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, थोड़ा कंडक्शन नहीं होता है तो वो रेसिस्टिविटी के कारण। इंसुलेटर क्या है सबको पता है इंसुलेटर क्या है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो कंडक्शन करे ही ना, जो क्या कर कंडक्शन ना करे, जैसे कि प्लास्टिक्स हो गया, वुड हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब इंसुलेटर कैटेगरी में आ गया। कंडक्टर में क्या होता है, जितना भी मेटल है सब कंडक्टर में आता है। ओके, सेमी कंडक्टर जो कि थोड़ा बहुत, जैसे कि रेसिस्टेंस, सारा रेसिस्टेंस यहीं पर है। रेसिस्टर, रेसिस्टर वो रेसिस्टर होता है, इसमें ऐसा ऐसा दिखता होगा रेसिस्टर। आप लोग देखे होंगे कोई भी किट वगैरह जो होता है ना,
इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स उसके अंदर ऐसा रहता है, ये ग्रीन कलर का रहता है, एगो में लाल, एगो में काला, एगो में ब्लू वगैरह रहता है, इसी को रेसिस्टर बोलते हैं। सेमीकंडक्टर का नाइक्रोम वगैरह इसी से बनता है, ठीक है। इंसुलेटर का बात कर ले तो प्लास्टिक वगैरह, तो इसमें क्या एक्चुअली ये इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देता है। नहीं होने देने का मतलब क्या है, इसमें जो ये रेसिस्टिविटी है वो बहुत ज्यादा है। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर ले, वो ना के बराबर है, यानी कि इस बार हमारा रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है तो कंडक्टर होगा वो ऑब्जेक्ट। फ्री इलेक्ट्रॉन और रेसिस्टिविटी सेम अमाउंट में है तो सेमीकंडक्टर। अगर रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम है तो इंसुलेटर। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता था, फिर से बता देते। फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में हेल्प करता था। इसमें कंडक्शन में मतलब इलेक्ट्रॉन को जल्दी आने देता था, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, कंडक्शन कराता था। और ये क्या करता था, अपोज करता था, नहीं जाने देंगे नहीं जाने देंगे। अब खुद सोच लीजिए, जाने वाला ले जाने वाला बहुत है, न ले जाने वाला कम है, तो कंडक्शन ही ना होगा। मतलब ले जाने वाला भी है, न ले जाने वाला भी है, तो सेमीकंडक्टर बीच वाला बंदा। इसमें न ले जाने वाला बहुत है, ले जाने वाला बहुत कम है, तो इंसुलेटर। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। सोचे थे कि हम रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन भी बताते हैं, वो सीरीज और पैरेलल वाला जो होता है, बट शायद स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो होगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड पार्ट, उसमें हम लोग डेफिनेटली देखने वाले हैं इसे भी। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।